डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। हम बात कर रहे थे अपकृत्य विधि की। इसमें हम आज जो टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जॉइंट एंड सेवरल टॉर्ट फीचर के बारे में जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। संयुक्त क्षतिकर्ता और स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता या क्षतिकर्ता। जॉइंट संयुक्त टॉर्ट फीचर अपकृत्यकर्ता क्या होता है, कौन होते हैं, इनकी क्या दायित्व है, इसके बारे में। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपकृत्य किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए करते हैं तो उन्हें संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहा जाता है। अर्थात जब कई व्यक्ति किसी दोषपूर्ण या अनुचित कृत्य को करने में सहायता करते हैं या राय देते हैं, निर्देश देते हैं, एक साथ कार्य करते हैं, तो वे कानून की दृष्टि में संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाते हैं। लेकिन जहाँ विभिन्न व्यक्तियों द्वारा इंडिपेंडेंट रूप से समान उद्देश्य के साथ कोई समान कार्य किया है, देखें, सिमिलर इंटेंशन है, ना कि कॉमन इंटेंशन, और जिससे स्वतंत्र रूप से क्षति पहुंचती है, तो वो सेवरल टॉर्ट फीचर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझें, अगर ए बी की मानहानि करता है और बाद में सी भी बी की मानहानि करता है, तो ए और सी स्वतंत्र अपकृत्यकर्ता होंगे और उनके विरुद्ध बी अलग अलग मुकदमा ला सकता है। लेकिन यदि ए और सी संयुक्त रूप से बी की मानहानि करें तो वे जॉइंट टॉर्ट फीचर कहलाएंगे। ऐसे ही एक मामला हुआ था, कोर्स का मामला 1924 में। संयुक्त अपकृत्यकर्ता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि वे व्यक्ति संयुक्त अपकृत्यकर्ता कहे जाएंगे जिनका अपकृत्य करने में पृथक पृथक हिस्सा किसी सामान्य उद्देश्य को अग्रसित करने के लिए होता है। Persons are said to be joint tortfeasor when their separate share in the commission of the tort are done in furtherance of a common design। इस बात में दो जहाज़ों में आपसी अपनी अपनी उपेक्षा के कारण टक्कर हो गई थी। उनमें से एक जहाज़ तीसरे जहाज़ से बिना किसी उपेक्षा से टकरा गया। चूँकि दोनों जहाज़ों में कॉमन इंटेंशन नहीं था, इसलिए यह कोर्ट द्वारा निर्धारित किया गया कि पहली दोनों जहाज़ें संयुक्त अपकृत्यकर्ता नहीं थीं, क्योंकि उनमें सामान्य उद्देश्य का अभाव था। अर्थात यदि प्रत्येक स्वतंत्र रूप से अलग अलग अपकृत्य करते हैं तो वे संयुक्त जॉइंट टॉर्ट फीचर नहीं हो सकते, चाहे उनके अपकृत्य से एक ही क्षति हुई हो। इनको हम सिमिलर इंटेंशन के रूप में मानते हैं। जो जॉइंट टॉर्ट फीचर्स होते हैं, उनके जो दायित्व की उपस्थिति होती है, जो दायित्व उनके बीच में क्रिएट होता है, वो एजेंसी के द्वारा, वाइकेरियस लायबिलिटी के द्वारा, जो प्रिंसिपल एजेंट हैं उनके संबंध के द्वारा, और कॉमन एक्शन के द्वारा एराइज होते हैं। संयुक्त अपकृत्यकर्ता की दायित्व की जो नेचर होती है वो जॉइंटली भी होती है और सेपरेटली भी होती है। जैसे संयुक्त अपकृत्यकर्ता का दायित्व संयुक्त भी होता है तथा पृथक पृथक भी होता है, जिससे प्रत्येक अपकृत्यकर्ता पूर्ण नुकसानी का देनदार होता है। क्षतिग्रस्त व्यक्ति उनमें से या किसी एक व्यक्ति या कुछ पर मुकदमा चला सकता है, सभी पर संयुक्त रूप से भी चला सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिवादी है क्षतिपूर्ति की संपूर्ण धनराशि के लिए जिम्मेदार होता है। यदि क्षतिपूर्ति के लिए संयुक्त डिक्री न्यायालय द्वारा दी जाती है तो वादी किसी एक प्रतिवादी से भी संपूर्ण क्षतिपूर्ति वसूल कर सकता है। ऐसा ही एक बात अनिल वर्सेस पेंटरसन का हुआ है। इस बात के तथ्य ये हैं कि पेंटरसन और श्रीमती वाइट के पास एक एक डॉग था। दोनों डॉग ने एक साथ मिलकर जो अपीलार्थी था उसकी कई भीड़ों को मार दिया था। कुत्तों के मालिक के विरुद्ध लाए गए वाद में एक ने यह
अपना डिफेंस पेश किया कि वह सिर्फ अपनी जो पार्टली नुकसानी हुई है आधी नुकसानी के लिए उत्तरदायी है, लेकिन कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया कि चूंकि विधि की दृष्टि में प्रत्येक कुत्ते ने अपीलार्थी को नुकसान की परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, तो दोनों के मालिकों पर नुकसान का दायित्व है। इसी प्रकार आगे जो केस हुआ था राजा भूपेंद्र बनाम राजेश्वर के बाद में यह कहा गया कि संयुक्त अपकृत्यकर्ता संपूर्ण हानि के लिए संयुक्त रूप से एवं पृथक पृथक भी उत्तरदायी होते हैं। संयुक्त अपकर्ताओं के बीच जो कंट्रीब्यूशन है कैसे रहेगा, इसके बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैरीवेदर बनाम निक्सन का एक नियम था जिसमें इंग्लिश कॉमन लॉ का ये पहले ये रूल था कि यदि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक से क्षतिपूर्ति की संपूर्ण धनराशि प्लेंटिफ द्वारा प्राप्त कर ली गई है तो ऐसा व्यक्ति अन्य संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं से उस धनराशि का कोई भी पार्ट वसूल नहीं कर सकता था। यह नो एक्शन एराइज फ्रॉम ए बैड एक्शन अर्थात एक्स टू पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्शन पर आधारित है। इसे मैरीवेदर बनाम निक्सन के नियम से भी जाना जाता है। इस बाद में मैरीवेदर एवं निक्सन ने संयुक्त रूप से एक ही मशीनरी को नष्ट कर दिया था। ए ने दोनों के विरुद्ध नुकसानी का वाद चलाया और धनराशि वसूलने का निर्णय प्राप्त किया, जिसे उसने कंप्लीटली मैरीवेदर से वसूल किया। मैरीवेदर ने धनराशि के जो कंट्रीब्यूशन था के लिए निक्सन के विरुद्ध बात प्रस्तुत किया। यह निर्णय दिया गया कि मैरीवेदर निक्सन से उनके भाग की नुकसानी का अंश वसूल नहीं कर सकता था। इस प्रकार इस बाद में यह नियम स्थापित हुआ कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति किसी एक अपकृत्यकर्ता से ही नुकसानी की पूर्ति निर्णित धनराशि वसूल ले तो ऐसा टॉर्टफीजर अन्य अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध नुकसानी की धनराशि के परस्पर अंशदान के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन इसके जो निम्न अपवाद भी हैं जो ये हैं, नंबर 1, असावधानी के मामलों में, नुकसानी के उन मामलों में जहां एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया हो जो स्वतः ही इलीगल नहीं है किंतु किसी अधिकार को स्थापित करने के लिए है। ऐसे मामलों में जिनमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जो विधि द्वारा मान्य नहीं है किंतु उससे कानून भंग नहीं होता। नौ संघर्ष के मामलों में एडमिनिस्ट्रेटरी एक्शंस हैं जो कंपनी के डायरेक्टरों तथा प्रमोटर्स के बीच में जो विभाजन है उनके मामलों में उक्त नियम की बहुत बड़ी कटलीज आलोचना हुई। तब इंग्लैंड में लॉ रिफॉर्म एक्ट 1935 पारित किया। इसके कारण ये समाप्त किया गया। इस अधिनियम की जो धारा 6(1)(c) के अनुसार यदि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं में से किसी एक से नुकसानी की पूरी धनराशि वसूल कर ली जाती है तो वह अपने सह अपकृत्यकर्ताओं से नुकसानी की धनराशि का अंशदान प्राप्त करने का अधिकारी है। अन्य बातें अगर देखें तो जॉइंट टॉर्टफीजर किसी अन्य क्षतिकर्ता से धनराशि का उचित अनुपात वसूल कर सकता है। परस्पर विभाजन की धनराशि उचित एवं न्यायपूर्ण होनी चाहिए और व्यक्ति विशेष के दायित्व को देखते हुए होनी चाहिए। न्यायालय किसी भी संयुक्त अपकृत्यकर्ता को क्षतिपूर्ति की धनराशि के दायित्व से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। निम्न परिस्थितियों में अंशदान दूसरे क्षतिकर्ता से वसूल नहीं किया जा सकता। नंबर 1, जब दोषकर्ता उस निर्दोष व्यक्ति से अंशदान नहीं प्राप्त कर सकता जिसे उसने अपकृत्य करने के लिए प्रेरित किया हो। दूसरा, यदि किसी नौकर ने अपने नियोजन के अनुक्रम में कोई अपकृत्य किया है जिसके परिणामस्वरूप उसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को नुकसान देनी पड़ी है तो वह अपने मालिक से क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। अब अपने भारतीय विधि की अगर हम बात करें तो कई स्थानों पर मैरीवेदर निक्सन को मान्यता दी है और कहीं पर नहीं। धरणीधर बनाम चंद्रशेखर के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ ने निर्णय दिया कि मैरीवेदर निक्सन का नियम भारत में लागू नहीं होता। कोई संयुक्त अपकृत्यकर्ता किसी भी दूसरे अपकृत्यकर्ता से अंशदान वसूल कर सकता है। शर्त यह है कि उसे भी न्यायालय ने उसी क्षति के लिए दायी माना हो। न्यायमूर्ति वलीउल्लाह ने निर्णय दिया कि मेरे मत से मैरीवेदर बनाम निक्सन का नियम भारत में लागू नहीं होता। वह न्याय, साम्य, सद्भावना पर आधारित नहीं था। वह जो नियम था वह जस्ट, इक्विटी एंड कंशियंस के आधार पर नहीं था। साम्य के अनुसार सह अपकृत्यकर्ताओं पर हानि तथा लाभ का भार समान होना चाहिए। यदि एक से अधिक अपकृत्यकर्ताओं के विरुद्ध डिक्री प्राप्त कर ली जाती है
डिक्री प्राप्त कर ली जाती है तो वह उनमें से किसी एक से नुकसानी की पूरी रकम वसूल कर ली गई है तो साम्य और न्याय के सिद्धांत के अनुसार उसके इस भार को उसके अन्य सह अपकर्ता भी वहन करेंगे। खुशहाल राव बनाम बापूराव गजपत राव नागपुर का एक बात था। इस बात के तथ्य इस प्रकार हैं कि 5 व्यक्तियों ने जंगल में लकड़ी काटने का एक समझौता किया और इस आशय का लाइसेंस जंगल के मालिक से प्राप्त किया कि कुछ दिनों के बाद उसने लाइसेंस वापस ले लिया और लकड़ी काटने से मना कर दिया। इसके बावजूद भी वे लकड़ी काटते रहे। जंगल के मालिक ने उन 5 व्यक्तियों के विरुद्ध ट्रेसपास का मुकदमा फाइल किया। इसमें न्यायाधीश बोस द्वारा क्षतिपूर्ति की डिक्री पारित कर दी गई। डिक्री में उल्लिखित नुकसानी की पूर्ण धनराशि एक ही टॉड फीजर से वसूल की गई तथा उसने अपने अपने सह अपकृतकर्ताओं पर नुकसानी की धनराशि के पारस्परिक विभाजन के लिए सूट फाइल किया। सह अपकृतकर्ताओं ने अपने बचाव के लिए मैरी बर्दर बनाम निक्सन के नियम का जो केस था वो तर्क पेश किया, लेकिन न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारत में मैरी बनाम निक्सन का वाद लागू नहीं होता और वादी को अपने सह अपकृतकर्ताओं से नुकसानी की धनराशि का अंशदान प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार आज हमने जॉइंट एंड सेवरल टॉर्ट फीचर्स के बारे में जाना, उनको समझा और देखा कि मैरी वर्सेस निक्स नियम का नियम भारत में कहीं के उच्च न्यायालयों ने लागू किया है, कहीं नहीं। आज के इस वीडियो के लिए सुनने के लिए, समझने के लिए धन्यवाद।